गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे पीएम मोदी का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मंगलवार को रूस पहुंच गए हैं। ये समिट रूसी शहर कजान में हो रही है। कजान पहुंचने पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी का औपचारिक तौर पर स्वागत किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने इस दौरान पीएम मोदी से कहा कि हमारे संबंध बहुत पुराने हैं। उन्होंने भारत और रूस को ब्रिक्स के मूल सदस्य देश बताया। पीएम मोदी ने स्वागत के लिए पुतिन का धन्यवाद किया। इस दौरान मोदी ने पुतिन के सामने यूक्रेन युद्ध पर भी स्पष्ट संकेत देते हुए कहा कि जंग किसी भी समस्या का हल नहीं है, बातचीत के जरिए ही किसी भी मुद्दों को हल किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने कजान में कहा, रूस और यूक्रेन के संघर्ष के मसले पर हम संपर्क में रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, लगातार दोहराया कि समस्याओं का शांतिपूर्ण तरीके से हल होना चाहिए। युद्ध किसी मुद्दे का हल नहीं हो सकता। हमारे सभी प्रयास मानवता के ऊपर रखते हैं। भारत हमेशा शांति के लिए अपना योगदान देने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कहा, मैं आपकी पुतिन मित्रता और गमजोशी भरे स्वागत के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजान में कहा, बीते 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफलता के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के सफल देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए उत्सुक हूँ। इससे पहले रूस पहुंचने पर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए कजान पहुंच गया हूँ। एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन है और यहाँ होने वाली चर्चाएं ग्रह को बेहतर बनाने में योगदान देगी। आइए और बात कर ली जाए ब्रिक्स के बारे में। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका और पश्चिमी देश व्लादिमीर पुतिन पर आक्रामक रहे हैं। पश्चिम ने यूक्रेन युद्ध के लिए व्लादिमीर पुतिन की आलोचना करते हुए उन्हें वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने का भी लगातार कोशिश की है। हालांकि बीते करीब 3 साल की अमेरिका और पश्चिमी की ये कोशिश फेल हो रही है। इसका एक सबूत रूस में हो रही ब्रिक्स समिट है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के 12 से ज़्यादा बड़े नेताओं की इस शिखर सम्मेलन में मेजबानी कर रहे हैं। ब्रिक्स के जरिए पुतिन ने पश्चिम को दिखाया कि वो अकेले नहीं हैं, बल्कि एक मजबूत गुट उनके साथ खड़ा है। रूसी शहर कजान में मंगलवार से शुरू हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अलावा अब मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और ईरान भी शामिल हैं। समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी, ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान, दक्षिण अफ्रीका के नेता सिरिल रामाफोसा और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगन जैसे बड़े नेता शामिल हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2022 में यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के बाद से रूसी राष्ट्रपति द्वारा आयोजित ये अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस समिट में रूस के अलावा ईरान और चीन जैसे देश हैं जो अमेरिका को सीधी चुनौती देते रहे हैं। पुतिन ने इसके जरिए पश्चिम को संदेश दिया है कि रूस अलग नहीं पड़ा है। हालांकि पुतिन ने सम्मेलन से पहले इस बात से इनकार किया कि यह समूह पश्चिम विरोधी गठबंधन है। बर्लिन में कार्नेगी रूस यूरेशिया सेंटर के निदेशक एलेक्स गबुएव का मानना है कि यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पुतिन के लिए एक गिफ्ट है। इसमें अमेरिका के लिए सीधा संदेश है कि आप रूस के वैश्विक अलगाव के बारे में कैसे बात कर सकते हैं जब दुनिया भर के बड़े नेता कजान आए हैं। रूस में आयोजित यह सम्मेलन पिछले साल जोहान्सबर्ग में हुई समिट से काफ़ी अलग है, क्योंकि तब पुतिन ने वीडियो कॉल के जरिए इसमें भाग लिया था। इस साल रूसी राष्ट्रपति संगठन के आकार में दोगुना होने के बाद से इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि फ़िलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जाहिर है कि ऐसे करते हुए रूसी नेता इसराइल के गाज़ा में हमलों के लिए उनको गैर जाहिरा तौर पर अमेरिका को भी घेरने की कोशिश करेंगे। चीन और रूस दोनों ने गाज़ा में युद्ध विराम का आह्वान किया है और इसराइल की कार्रवाइयों की आलोचना की है। वहीं अमेरिका ने लगातार इसराइल का समर्थन किया है। समिट में इस बात पर भी चर्चा करने की उम्मीद है कि ब्रिक्स मुद्राओं और बैंकिंग नेटवर्क का उपयोग करके अमेरिकी डॉलर मूल्यवान प्रणाली के बाहर भुगतान निपटाने के लिए चल रहे प्रयासों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। एक ऐसी प्रणाली जिससे आर्थिक लाभ हो सकता है। इससे रूस जैसे सदस्य देशों की पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने में भी मदद मिलती है। आइए हम भारत और चीन की सहमति पर बात करें। भारत और चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर चली कवायद के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर गश्त और सैन्य तनाव घटाने पर सहमति बन गई है। LAC पर गतिरोध खत्म होने को लेकर भारत के बाद अब चीन ने भी बयान जारी कर दिया है। चीन ने गतिरोध खत्म होने और भारत का समझौता होने की पुष्टि करते हुए कहा है कि पूर्वी लद्दाख में LAC पर सहमति बनी है। गौरतलब है कि कल से ही इसे लेकर भारत के विदेश सचिव ने बयान जारी किया था। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि भारत और चीन दोनों देशों की सीमा से
संबंधित मुद्दों पर राजनयिक और सैन्य माध्यमों के जरिए निकट संपर्क में रहे हैं। अब दोनों पक्ष प्रासंगिक मामलों पर एक समाधान पर पहुंच गए हैं, जिसकी चीन बहुत सराहना करता है। जियान ने कहा कि चीन इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा। हालांकि उन्होंने समझौते के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। वहीं जब उनसे कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच बैठक को लेकर पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बैठक को लेकर अगर कोई बात सामने आती है तो हम आपको अवगत कराते रहेंगे। चीन की पुष्टि करने से एक दिन पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा था कि 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई घटनाओं के बाद से हम चीनी पक्ष के साथ सैन्य कूटनीतिक स्तर पर लगातार संपर्क में थे। WMCC और सैन्य कमांडर स्तर पर दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हुई है। पिछले कुछ हफ्तों में हुई वार्ताओं के बाद भारत चीन सीमा क्षेत्र में सैन्य गश्त की व्यवस्था को लेकर सहमति बन गई है। इसके चलते सैन्य आमने सामने की स्थिति अब सुलझ गई है। सहमति विशेष रूप से डेप्सांग और डेमचौक क्षेत्रों से गश्त से संबंधित है। भारत चीन के बीच LAC पर सीमा गश्त पर सहमति बनने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, हम कह सकते हैं कि चीन के साथ सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। हम उस जगहों पर गश्त करने में सक्षम हुए जहां हम 2020 से पहले कर रहे थे। मुझे लगता है कि एक अच्छा विकास है। गलवान घाटी संघर्ष के बाद टकराव के कारण दोनों देशों के 50 से 60 हज़ार सैनिक LAC पर तैनात थे। भारत ने चीन से निपटने के लिए डोकलाम की तरह ही रणनीति तैयार की। डोकलाम विवाद में भारत चीन अपनी सेना हटाने की शर्त पर तो इस विवाद में 2020 से पहले की स्थिति बहाल करने की शर्त पर अड़ा रहा। हालांकि 7 साल पहले डोकलाम विवाद में चीन ने महज 72 दिन बाद अपने सुर नरम कर लिए थे, जबकि इस बार 4.5 साल तक खींचतान चलती रही। दोनों ही विवादों का निपटारा ब्रिक्स सम्मेलन से पहले हुआ। साल 2017 में चीन ने अपनी मेजबानी में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन से PM मोदी के गैरहाजिर रहने के संदेश के बाद डोकलाम से सैनिकों को पीछे हटाया था। इस बार भी रूस में होने जा रहे ब्रिक्स सम्मेलन से पहले चीन के रुख में नरमी आई है। क्या था गलवान संघर्ष? करीब 4.5 साल पहले 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारत व चीन के सैनिकों में हुए खूनी संघर्ष में भारत के कर्नल सहित 20 सैनिकों को बलिदान देना पड़ा था। विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक इस संघर्ष में PLA के 40 कर्मियों की मौत हुई थी। साल 1962 के युद्ध के बाद यह पहला मौका था जब दोनों देशों की सेनाओं में सीधी भिड़ंत हुई। आइए हम बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा कि उनके पास पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे का कोई दस्तावेज सबूत नहीं है। हसीना ने अगस्त में छात्रों के नेतृत्व में हुए व्यापक विरोध के बीच देश छोड़ दिया था। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें यह सुनने में आया है कि हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। कई प्रयासों के बावजूद वो कोई दस्तावेज ढूंढने में असफल रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि शायद उनके पास समय नहीं था। राष्ट्रपति द्वारा साक्षात्कार में दिए इस बयान से बांग्लादेश की राजनीति गर्मा गई है। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन द्वारा दिए गए एक साक्षात्कार के मुताबिक उन्होंने बताया कि 5 अगस्त को हसीना के निवास से उनके कार्यालय में फ़ोन आया था कि वह उनसे मिलने आएंगी, लेकिन 1 घंटे के भीतर ही दूसरा फ़ोन आया कि वह नहीं आ पाएंगी। इसके बाद उन्हें सैन्य सचिव जनरल आदिल से संपर्क किया, लेकिन उन्हें भी कोई जानकारी नहीं थी। राष्ट्रपति ने कहा कि हर जगह अशांति की खबरें थी। मैंने अपने सैन्य सचिव जनरल आदिल मेजर जनरल मोहम्मद आदिल चौधरी से इस पर गौर करने के लिए कहा। उनके पास भी कोई जानकारी नहीं थी। हम इंतजार करते रहे और TV स्क्रॉल देखते रहे, कोई खबर नहीं थी। एक समय मैंने सुना कि हसीना मुझे बताए बिना देश छोड़कर चली गई हैं। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने कहा कि जब सेना प्रमुख जनरल वेंकर बंगभवन आए तो मैंने ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। जवाब वही था। जब सब कुछ नियंत्रण में था तो एक दिन कैबिनेट सचिव त्यागपत्र की एक प्रति लेने आए। मैंने उनसे कहा कि मैं भी इसे ढूंढ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अब इस पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है। हसीना चली गई और यही सच है। राष्ट्रपति ने कहा कि हसीना के जाने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की राय ली और अदालत ने कहा कि अंतरिम सरकार बनाई जा सकती है। इस बीच कानूनी सलाहकार डॉक्टर आसिफ नजरुल ने कहा कि राष्ट्रपति का यह बयान अपने आप में विरोधाभासी है, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। हसीना की कट्टर प्रतिद्वंदी पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने कहा कि राष्ट्रपति ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में हसीना के इस्तीफे के बारे में राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में झूठ बोला। BNP के उपाध्यक्ष जैनुल अबिदीन ने कहा कि मैं कहूँगा कि राष्ट्रपति ने एक विशिष्ट एजेंडे के साथ सरकार के गठन के 2 महीने बाद यह बयान दिया है। राष्ट्रपति ने झूठ बोला है। ये अब भारत और कनाडा के बीच तनाव के बारे में बात करें। भारत और कनाडा के तनाव भरे रिश्ते के बीच कनाडा में वापस बुलाए गए भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने आरोप लगाया कि खालिस्तानी चरमपंथी और आतंकवादी कनाडा सुरक्षा खुफिया सेवा CSIS के जासूस हैं। CTV न्यूज़ को दिए गए साक्षात्कार में राजदूत संजय कुमार वर्मा ने कनाडा सरकार पर खालिस्तानी चरमपंथियों को प्रोत्साहित करने का भी आरोप लगाया है। भारतीय राजदूत ने कहा कि खालिस्तानी चरमपंथियों को हर समय प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये मेरा आरोप है। मैं यह भी जानता हूं कि इनमें से कुछ खालिस्तानी चरमपंथी और आतंकवादी CSIS के जासूस हैं। मैं फिर से कोई सबूत नहीं दे रहा हूं। संजय कुमार वर्मा ने आगे कहा कि कनाडा सरकार को
हमारी मुख्य चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा, हम केवल इतना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार हमारी मुख्य चिंताओं को ईमानदारी से समझे, न कि उन लोगों के साथ मिलकर काम करे जो भारतीय संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में क्या होता है, यह भारतीय नागरिकों की तरफ से तय किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यह खालिस्तानी चरमपंथी भारतीय नागरिक नहीं है, वे कनाडाई नागरिक हैं और किसी भी देश को अपने नागरिकों को दूसरे देश की संप्रभुता को चुनौती देने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। भारतीय राजदूत ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के संबंध में ओटावा की तरफ से उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से भी इनकार किया। संजय वर्मा ने पुष्टि की, इस मामले में कोई सबूत पेश नहीं किया गया है, ये सब राजनीति से प्रेरित है। मुझे देखना है कि वह विदेश मंत्री मेलानी जॉय किस ठोस सबूत की बात कर रही हैं। उन्होंने कहा, जहाँ तक मेरा सवाल है, वह राजनीतिक रूप से बात कर रही हैं। राजदूत संजय वर्मा ने निज्जर समेत खालिस्तानी समर्थक कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए व्यक्तियों को निर्देश देने या मजबूर करने के आरोपों से भी इनकार किया। उन्होंने कहा, भारत के उच्चायुक्त के रूप में मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने बताया कि कनाडा में खालिस्तानी समर्थक तत्वों की निगरानी राष्ट्रहित का मामला है। उनकी टीम खुले स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करती है। इस दौरान संजय वर्मा ने स्पष्ट किया कि हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, हम उनके बयान पढ़ते हैं क्योंकि हम पंजाबी समझते हैं, इसलिए हम उनके सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ते हैं और वहाँ से अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। भारतीय राजदूत का यह बयान कनाडा की तरफ से उच्चायुक्त और 5 अन्य भारतीय राजनयिकों को एनआईए की तरफ से नामित आतंकवादी हरदीप निज्जर की हत्या में रुचि के व्यक्ति के रूप में नामित किए जाने के कुछ दिन बाद आया है, जिसके बाद भारत ने कड़ी निंदा की और संजय वर्मा समेत 6 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.